नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ भूपेंद्र सिंह गहलावत साहब हैं और जो 80 के दशक के आसपास की राजनीति है उसके बाद का बेहद अच्छा खासा अनुभव भी ये रखते हैं। जयप्रकाश आंदोलन हो, चौधरी चरण सिंह की राजनीति हो, चौधरी देवीलाल की हो, या उसके बाद चौधरी बंसीलाल, या जो जितना भी ये दौर रहा है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, फिर खट्टर साहब का, अब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं। हर एरा को करीब से देखा है इन्होंने, हर चुनाव को देखा है। लेकिन फ़िलहाल जो अभी तक एक सवाल खोजने की कोशिश ये हो रही है कि जिस तरह कांग्रेस के हालात हुए हैं, चलिए हार हो गई, लेकिन अब भी काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति का क्या भविष्य देखते हैं। हरियाणा में अब राजनीति की दशा और दिशा है वो किस तरह रहेगी। सर, काफ़ी लोग यही जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो आश्चर्यचकित इस परिणाम को लेकर हैं, आप किस तरीके से देखते हैं जो ये परिणाम आए हैं, और हुड्डा साहब की राजनीति पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो आपके दर्शक हैं उनको नमस्कार करता हूं, और फिर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि लगभग 20 साल से कांग्रेस पार्टी नहीं रही, ना हरियाणा में रही और ना राष्ट्रीय स्तर पर रही। राष्ट्रीय स्तर पर तो माँ बेटे की पार्टी बन करके रह गई, और जो विचारधारा थी वो पीछे छूट गई, और जो चापलूस किस्म के लोग थे, क्योंकि उनको हमारी संस्कृति सभ्यता का पता नहीं था, सोनिया को, तो वो दूसरों पर डिपेंड करती रही, और जो लोग उनके चापलूस थे उनके चुंगल में वो फंसते चले गए, और वो सिमट करके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह हो गई, पार्टी नहीं रही। जो भी अच्छी विचारधारा के लोग थे या जो भी उनको अच्छी सलाह देते थे उसको पार्टी से बाहर जाना पड़ता था, और उनको हर हालत में पार्टी से वो लोगों ने बाहर किया भी। अब मैं सवाल ये करता हूँ कि देखिए, ये जो देश है इसको कुछ लोगों ने धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांटने की कोशिश की है, लेकिन जिसने भी ऐसी कोशिश की है उसने हमेशा मार खाई है। कुछ लोग बीच में स्वार्थ की राजनीति करने लग गए थे, लेकिन अब देश का एक एजेंडा स्पष्ट है कि जो देश है वो पहले है, पार्टियां और दूसरी चीज़ें वो बाद में हैं। हर हालत में अपने देश को सुदृढ़ बनाने का सभी लोगों के मन में एक दिमाग में बात आई है। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और कांग्रेस पार्टी को जो अपना पराजय का देखना पड़ा। देखिए, बीजेपी तो एक पार्टी है, उसमें पन्ना प्रमुख से लेके राष्ट्रीय स्तर तक का बहुत मजबूत संगठन है, और दूसरा एक नारा है कि सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास और सबका विश्वास को साथ लेकर के चलते हैं। और सभी पार्टी के लोग, हमारे यहाँ ना तो किसी को कोई पद दिया जाता और ना किसी का छीना जाता है, एक जिम्मेवारी दी जाती है, जो जिस के लायक होते हैं उसको वो जिम्मेदारी देने का काम करते हैं। और देखिए, हमारी जो माननीय राष्ट्रपति हमारी जो बनी, उनका तो कोई भी राजनीति में नहीं था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उनका तो कोई बाप या रिश्तेदार तो राजनीति में थे नहीं। जो लोग मेहनत करके आते हैं उन्हीं को जो उसकी योग्यता होती है उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी में पद दिया जाता है। हमारे यहाँ कोई सोच भी नहीं सकता, नायब सैनी जी एक साधारण परिवार से आकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चले गए, और उससे पहले मनोहर लाल जी, उनका राजनीति में कोई नहीं था। तो यहाँ परिवारवाद की बात को तो बिल्कुल काटा लगा दो, और आज जनता जागरूक हो गई, वो परिवारवाद के खिलाफ भी होने लग रहे हैं, और देश को कौन सुदृढ़ कर रहा है वो ये भी देखते हैं। जब से देखिए कितनी बड़ी घटनाएं जो कांग्रेस सालों से नहीं सुलझा पाई, उनका नीयत नहीं थी। जब तक नेता सही ना हो, उसकी नीति सही ना हो, नीयत सही ना हो, तो वो जनता की भलाई नहीं कर सकता। राम मंदिर का मुद्दा कितने सालों से उन्होंने उलझाया हुआ था, क्योंकि वो तो हिंदू धर्म को जानते ही नहीं। ना सोनिया, वो तो क्रिश्चियन लोग हैं, उनका तो कोई हिंदू धर्म से वास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने इसको नहीं बनने दिया। और जब बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था तो राम मंदिर बनाने की बात की थी, और 370 हटाने की बात की। तो 370 हटाने की जब बात आती थी तो सभी लोग कहते थे कांग्रेस के, खून खराबा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। और दोनों कामों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब बीजेपी की सरकार आई तो करके दिखाया। हरियाणा की जो मैं सबसे बड़ा फैक्टर जो मानता हूँ, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 9.5 साल तक यहाँ कांग्रेस का राज रहा, सब लोग जानते हैं किस तरह से भूपेंद्र हुड्डा तो एमएलए भी नहीं बने थे, किस तरह से भजनलाल की सारा जो माल था उसको चोरी करके और ये मुख्यमंत्री बने।
और इन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही चीफ मिनिस्ट्री का जिम्मेवारी ना निभाकर एक प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू कर दिया। किसानों की किस तरह से ज़मीन हड़पने का काम हुआ सब लोग जानते हैं। किस तरह से खर्ची पर्ची दे करके नौकरी लगवाने की बात हुई, चाहे विकास की बात थी चाहे नौकरियों की बात थी। एक ज़िले नहीं बल्कि एक हलके तक, कलोई तक सिमट के सारा मामला रह गया और बाकी लोगों से भेदभाव करने का इन्होंने काम किया। और मैं एक और भी बात कहता हूँ, इनकी लगाई हुई 13 लिस्टें माननीय उच्च न्यायालय ने कैंसिल कर दी और एक 14वीं लिस्ट जिसको इंस्पेक्टर जो भर्ती हुए थे, जो 18 में से 9 जर्नल के थे, 9 के 9 इन्होंने अपने रिश्तेदार और सीएम ऑफिस के लोगों को लगाने का काम किया। और सबसे ज़्यादा मार्क्स जिसके 154 मार्क्स आए थे, करनाल का वो लड़का था, वो माननीय उच्च न्यायालय में चला गया और उस उच्च न्यायालय ने उसको लिस्ट को संदिग्ध मान के उसके इंक्वायरी के लिए उसको रेफ़र कर दिया। और हमारी जो बीजेपी की जो सरकार बनी उसमें सबसे बड़ा रोल सबका सम्मान सबका साथ तो था ही, सभी जातियों को साथ लेने की बात तो थी ही, और एक जो बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने का जो काम किया उससे बेरोजगारों में बहुत उत्साह हुआ। और जिन लोगों ने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि उनको भी सरकारी नौकरी मिल जाएगी, आज वो उनको बिना खर्ची पर्ची के नौकरी मिल रही है। और हमारी सरकार ने तो अब की बार भी जो वादा किया था उसको भी पूरा करने का काम किया। आदरणीय सैनी जी ने कहा था कि मैं शपथ जब लूँगा जब 25,000 लोगों को इनके ज्वाइनिंग लेटर जारी कर देंगे। हमने कर दिए, ज्वाइन भी हो गए। अब गांव में जाके किस तरह से खुशी का माहौल है, हम यूट्यूब पे पेपरों के माध्यम से लोगों के बीच में जाके देखते हैं कि जो लोग कांग्रेस के साथ जिन्होंने राय दी वो भी पछता रहे हैं। उन्होंने कहा सरकार तो ये है, उसके राज में तो पैसे वाले नौकरी लगते थे, आम गरीब आदमी को कोई पूछता नहीं था। यहाँ तो सबका साथ सबका सम्मान करते हुए और भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया। और कांग्रेस ने जिस तरह के हालात पैदा हो गए, देखिए कोई भी उसका, मैं आपको एक मिसाल सुनाता हूँ। अकबर के राज में बीरबल उसके मंत्री होते थे और अकबर पकौड़े खा रहे थे बैंगन के, तो स्वाद बने हुए थे। अकबर ने कहा कि भाई बैंगन के पकौड़े तो बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी बैंगन के पकौड़े बनते हैं, भरता बनता है और सब्जी बनती है, बैंगन तो लाजवाब चीज़ है। और जब वो ज़्यादा खा गया तो अगले दिन उसके गैस बन गई। तो उसने कहा राजा ने कि यार ये बैंगन तो बहुत कोई अच्छी चीज़ नहीं है, तो गैस बन गई। बोले हाँ जी, जिसका साढ़े का नाम ही बैंगन हो गया वो भी क्या है। तो उसने कहा कि कल तो आप ये कह रहे थे। वो बोला जी हमने बैंगन से क्या लेना है, हमने तो हमारे राजा खुश चाहिए। तो यही हाल जो हुड्डा के चारों तरफ जो लोग बैठे हुए थे, मैं खास तौर पर, मैं कभी जात बरादरी की बात नहीं करता, लेकिन मैं खास तौर पर कहता हूँ जो जाट लोग थे उन्होंने उसका सत्यानाश कर दिया। उन्होंने ये कहा कि आप ही हो सब कुछ, आप हो तो चीफ मिनिस्टर भी बनोगे, बेटा भी बनेगा। और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। उसके जो जिस भी नेता का एडवाइज़र उससे डरने लग जाएगा या उसकी चमचागिरी करने लग जाएगा, उसका नाश होगा। वो नेता कभी नहीं बच सकता क्योंकि सच्चाई उसके सामने नहीं होती। तो मुख्य कारण तो जो एम आ गया था, देखिए हमारे तो कोई बागी अगर कैंडिडेट हुआ टिकट कटने के बाद, हमारे मनोहर लाल जी भी गए, हमारे आदरणीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री होते उनके घर गए और उनको मनाने की कोशिश की। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बाप बेटा तो इतने अहम और इतने घमंड में थे, किसी के पास ही नहीं गए, किसी को मनाने की बात नहीं की। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कम से कम सारे हरियाणा में 1000 परिवारों को उजाड़ने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके पुत्र दोनों बाप बेटों ने किया। एक एक हलके में 10-10, 12-12 लोगों को थपकी लगाई। कुछ लोगों को बाप लगा रहा था, कुछ लोगों को बेटा लगा रहा था, और तुझे टिकट देंगे, तुझे टिकट देंगे। और उन्होंने अपने घर धरती तक बेच दिए। जो काम इस किस्म के जो काम करता है उसको कभी जनता और भगवान माफ़ नहीं करता, और वो कभी राजा बनने के लायक नहीं होता। अच्छा गहलोत साहब, ये और बताइए कि अब क्या भविष्य आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी का या हुड्डा साहब का? अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की रोहतक में ये कहा कि हम चुनाव हारे हैं लेकिन लड़ाई नहीं हारे हैं, आगे भी इस तरह का संघर्ष है वो बीजेपी के खिलाफ है, जारी रहेगा। अब क्या देखते हैं फ्यूचर? देखिए मैं ये कहना चाहूँगा, ना तो अब लोग उस पर विश्वास करेंगे। एक पीक होता है, मैंने चौधरी देवीलाल के साथ भी काम किया, मैंने वहाँ भी पीक देखा, चौधरी चरण सिंह के साथ भी किया।
एक पीक होता है, वो पीक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खत्म हो गया, आ चुका। अब ना तो उस पर जाट विश्वास करेंगे ना दूसरे लोग विश्वास करेंगे, क्योंकि ये कहावत है कि भूखे की वापस आ सकती है लेकिन झूठे की नहीं आ सकती। इन्होंने इतने लोगों को झूठ बोलकर इतने लोगों के घर बर्बाद करने का काम किया है, इसको भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। अब सिर्फ और एक और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं चैनल पे भी डिबेट में बोलता था, कुछ एंकर ये कहते थे कि अगर ये दीपेंद्र को थोड़ा सा पीछे कर दे तो इसकी सरकार बन सकती है। तो मैं तो बोलता था भाई, धृतराष्ट्र को कितने लोगों ने समझाया, उसके जितने भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सब ने समझाया, जब वो उनकी नहीं माना तो ये तो धृतराष्ट्र बना हुआ, ये तुम्हारी मान लेगा और किसी भी कीमत पर ये इस बात को छोड़ने को तैयार नहीं। और ये बात इसकी जो बेड़ा गर्क हुआ जो कांग्रेस का, उसमें सबसे बड़ा योगदान है। भूपेंद्र हुड्डा को तो सीनेट के हिसाब से कुछ कांग्रेस के लोग लीडर मान सकते थे, लेकिन एक दीपेंद्र को कैसे माने जिसका कोई राजनीतिक कैरियर नहीं। अगर वो लोकसभा में बना, राज्यसभा में बना, तो वो भूपेंद्र हुड्डा की वजह से बना, उसका अपना कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं था और ना उसमें कोई इस किस्म की उसकी मेंटेलिटी थी। वो तो एक अपना कंप्यूटर का काम विदेशों में करता था, बाप चीफ मिनिस्टर बन गया तो वो आ गया। और जब हमारे यहाँ गुलामी के रिवाज है ही, लोग उसकी तारीफ करने लग गए और उसने ये समझ लिया कि तू ही सब कुछ है। 30% तकरीबन जाट वोट बैंक है जो बीजेपी की तरफ गया है। कई लोगों के लिए आश्चर्य हो सकता है, आप इसका क्या कारण मानते हैं? कोई आश्चर्य नहीं है, जितना भी पढ़ा लिखा। देखिए, दो तरह के जाट मैंने देखे थे चौधरी देवीलाल के समय में भी। जो चौधरी देवीलाल को देवी दयाल कहते थे, वो तो हुड्डा साहब के साथ थे, वो सारा का सारा। और जो लोग सिस्टम को समझते थे, जिनकी एजुकेशन थी, जो देश के बारे में सोचते थे, जो करप्शन के बारे में सोचते थे, जो अंधविश्वासी नहीं थे, जो मेरिट के आधार पर वोट डालने का काम जिनका था, उन जाटों ने बीजेपी को राय दी है। 30% लोगों में इसमें कोई अचंभा नहीं, वो तो है ही बीजेपी के साथ। बहुत लोग हैं और जिनको जाति पर भरोसा है, जिनको ये था कि हम जमीन बेच के अपने लड़के को नौकरी लगवा देंगे, इस किस्म के लोग ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस में रहे। जो निष्पक्ष लोग थे वो कांग्रेस के साथ नहीं रहे। सोनीपत बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, हुड्डा साहब के लिए भी। क्या कारण इसका? सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट था या कुछ और बात मानते हैं? देखिए, मैंने पहले भी आपको एक बात बताई कि उनमें अहम और घमंड हो गया था। उनको ये लग रहा था कि जाट बीजेपी के खिलाफ हैं, कहाँ जाएंगे, तेरे गुलाम हैं, जहाँ तू कहेगा वहाँ उसको वोट देंगे। और लोगों ने बहुत जाके विरोध किया कि आपने ये 3-3, 4-4 बार के एमएलए बना रखे हैं जो ना लोगों का काम करते हैं ना लोगों की सुनते हैं, आप इनको बदल दीजिए। सबसे बड़ा कारण ये हुआ कि जो सिटिंग लोग थे उनको जो टिकट देने का था, वो सबसे बड़ा कारण हुआ। लोग उनसे नफरत करते थे, उनसे चिढ़ते थे और भूपेंद्र हुड्डा का जो ये घमंड था उसको निकालने का उन्होंने काम किया है ताकि आगे कोई इस किस्म का नेता पैदा ना हो। चौधरी बीरेंद्र सिंह, बीजेपी ने काफ़ी सम्मान दिया, वो आ गए। अशोक तंवर लास्ट वक्त में आए, किरण चौधरी हैं वो गई बीजेपी में। हुड्डा साहब पर लगातार ये आरोप लगते रहे कि किसी बड़े चेहरे को देखकर वो खुश नहीं, सबकी राजनीति को उन्होंने ख़त्म की। ये कई सारी बातें हैं वो चलती रहती है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, एक तो स्पष्ट बात है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 6 केसेस में जमानत पर है। ये तो सारा देश जानता है, सारा प्रदेश जानता है किस तरह से उन्होंने ज़मीन लूटने का काम किया। एक 20 प्लॉट HSIDC के उन्होंने कंडीशन लगा के उनकी एडवर्टाइजमेंट कर दी, तो वो कंडीशन फुलफिल नहीं करते थे तो लोगों ने कम भरा। जब वो फार्म भर दिए तो वो कंडीशन हटा ली और सारे के सारे प्लॉट जो हैं वो CM ऑफिस के आदमी और अपने रिश्तेदारों में बांट दिए। उस केस में जमानत पर हैं। और दामाद की और हुड्डा की सरकार थी, किस तरह से वाड्रा को ज़मीनें किस सस्ते रेट में। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि रोहतक के कुछ, मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूँ, रोहतक के कुछ MLA भी शामिल थे। इन्होंने नोटिस दे दिया सेक्शन 7 का जो भी है वो, कि आपकी ज़मीन एक्वायर होंगी, और अपने आदमियों को भेज दिया। उन्होंने जाके उनसे एग्रीमेंट कर लिए और जब उनके एग्रीमेंट हो गए तो वो नोटिस वापस ले लिया। जो किसानों से लाखों में ज़मीनें खरीदी वो करोड़ों में बेचने का काम हुआ। और उसके जो किसान हैं, अभी ABP न्यूज़ वालों ने तहकीकात भी की थी, तो वहाँ जो 6 केसेज हैं
भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ और 2-3 केसेस सोनिया और राहुल के खिलाफ। वो बीजेपी ने एक भी केस नहीं कर रखा। ये 6 के 6 केस भी हरियाणा में जो लोग इफेक्टिव हुए थे उन्होंने किए हुए। और जो सोनिया और राहुल के खिलाफ जो केस थे वो जब आदरणीय मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तब वो केस हुए थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने उनके खिलाफ केस किए थे और वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी उसको क्वेश्चन कराने के लिए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था ये बहुत सीरियस मैटर है और इसकी जांच होनी चाहिए। आम लोग ये भी कह देते हैं ये केसेस हैं इसीलिए बीजेपी आ गई तीसरी बार। नहीं, तो वो केसेस तो बीजेपी ने तो डाले नहीं। अब आपके खिलाफ आपको कोई आपके तो 300 नंबर है और 200 नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या आप कोर्ट में नहीं जाओगे? वो कोई बीजेपी अगर उनको मना करेगी तो वो मान जाएंगे? सबका इंटरेस्ट होता है, सब अपने इंटरेस्ट में गए और हुआ। और कांग्रेस ने तो नौकरी कितना रोकने की कोशिश की। अभी भी जो लोग लगे हैं 3-3, 4 साल से सुप्रीम कोर्ट तक पार्टी सरकार हमारी जीती है। कांग्रेस का एक गैंग था कुछ वकीलों का, इसका काम ही ये था कि जैसे सिलेक्शन हो और कोर्ट में डाल दो, साल 2 साल तो निकल ही जाते हैं, चाहे इलेक्शन चाहे रिजल्ट फेवर में आए चाहे अगेंस्ट आए। ये सब इन लोगों का काम था। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। थैंक यू। भूपेंद्र सिंह गहलावत साहब थे। और जो आज का एरिना चल रहा है जो राजनीति के दौर का भाजपा और कांग्रेस या हुड्डा साहब को लेकर या जो सैनी सरकार है उसको लेकर हमने तमाम तथ्यों के साथ ये बातचीत है वो आपके सामने रखी है। शुक्रिया।